अब हम इस चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं भारत के अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार की। पहले हमने पड़ोसी देशों, भारत की जो चारों दिशाओं की जो सीमाएं हैं वो हैं, उसके बारे में चर्चा की थी। लेकिन अब इस चैप्टर को थोड़ा आगे बढ़ा रहे हैं हम। भारत का अक्षांश और देशांतरीय विस्तार कितना है। देखिए, आपने पहले पढ़ा था कि भाई अक्षांश रेखाएं कौन सी है, कि ये वाली है। देशांतर रेखा है ये वाली। अब यहां पे विस्तार से क्या मतलब है, देखिए मैं सांकेतिक तौर पे आपको बताता हूं। मान लीजिए एक अच्छा चित्र है भारत के मानचित्र का। अक्षांश रेखा आपको पता है ऐसे जाती है, थोड़ा और आगे लो, ठीक है, और ये ऐसे। तो भारत का जो अक्षांशीय विस्तार वो यहां से शुरू होता है 8 डिग्री 4 मिनट से, ध्यान देना, और यहां पे खत्म होता है 37 डिग्री 6 मिनट। ये दोनों आंकड़े आपको पता है कि भारत के दक्षिण से जो यहां पे छूती हुई अक्षांश रेखा निकल रही है वो है 8 डिग्री वाली, और जो ऊपर टॉप पे जो कश्मीर को छूते हुए टॉप पे निकल रही है उसको हम कहते हैं उत्तरी अक्षांश, जो 37 डिग्री 6 मिनट। तो अक्षांशीय विस्तार क्या हुआ। सबसे पहला, अगर आपको पूछे कि भारत का अक्षांशीय विस्तार क्या है, देखिए ये कभी चेंज नहीं होगा, ये परमानेंट चीजें हैं, आपको एक बार याद रखनी है, जिंदगी पर टेंशन नहीं। तो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर अक्षांश, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर अक्षांश तक, ये तो है इसका अक्षांशीय विस्तार। अब हम देखते हैं देशांतरीय विस्तार कितना है। देखिए बहुत अच्छी चीजें हैं ये, आपको पता रखना है, नोट करते रहना है, समझते रहना है, कहीं कोई इशू नहीं होगा, ऐसा नहीं कि समझ में नहीं आया। अब देशांतर में आपको पता है, पूर्वी देशांतर में हमको एक लाइन यहां से जा रही है, दूसरी यहां पे अरुणाचल प्रदेश में यहां जा रही है, यहां पे, इसको मैं यहां ले लेता हूं। यहां से जो रेखा है वो है 68 डिग्री 7 मिनट वाली, याद रखना इसको। और यहां पे जो जाती है लास्ट में वो है 97 डिग्री 25 मिनट। ये देशांतरीय विस्तार है, यहां से ऐसे, ये यहां से था 8 डिग्री 4 से 37 डिग्री 6 मिनट, ये यहां पे लिखा था। तो देशांतरीय विस्तार कितना है, 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर, 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। देखिए बेसिक कंसेप्ट है, अगर आपने अभी याद कर लिया, ध्यान दे दिया, समझ लिया, तो मैं समझता हूं आने वाले समय में आपको ये टॉपिक कहीं इशू नहीं होगा कि सर हमें पता नहीं है कि अक्षांशीय विस्तार क्या होता है। अरे भाई, अक्षांशीय विस्तार मतलब अक्षांश रेखाएं यहां से यहां तक, देशांतरीय विस्तार ये यहां से यहां तक। अब आपने भारत को, ये देखिए, ये है भारत का पूरा विस्तार, अक्षांश और देशांतरीय। यहां पर आपको 4 डिजिट पता रखने हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, याद रह जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं भारत का भौतिक विभाजन। लिखिए इसको, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। अब हम बात करते हैं कि भारत का भौतिक विभाजन कैसे किया गया है और कितने भागों में किया गया है। तो बहुत सरल है ये। भारत का भौतिक विभाजन किया गया है बेटा 6 भागों में। सीधा सीधा प्रश्न आता है, भारत का भौतिक विभाजन कितने भागों में किया गया है, नाम लिखिए। मैं बताता हूं, नाम लिखने हैं, कैसे किया गया, फिर उसको स्टेप बाय स्टेप लेंगे एक एक। सबसे पहला, उत्तर में हिमालय पर्वतमाला। सबसे पहला, उत्तर में हिमालय पर्वत या हिमालय पर्वतमाला, उत्तर का हिमालय, सबसे पहला भाग। दूसरा, उत्तर के मैदानी भाग, उत्तर के मैदानी भाग या उत्तर का मैदान, उत्तर का मैदान भी बोलते हैं इसको। फिर अब थोड़ा और नीचे उतरते हैं, पश्चिम का महामरुस्थल,
पश्चिम का महामरुस्थल, रेगिस्तान बोलते हैं जिसको, डेजर्ट, ग्रेट डेजर्ट, महामरुस्थल। फिर आप चौथा आइए, प्रायद्वीपीय पठार, दक्षिण का पठार, दक्कन का पठार, ये चौथा भाग है। फिर पांचवा जो है आपके तटीय मैदानी क्षेत्र, कोस्टल एरिया जिसको बोलते हैं आप, तटीय मैदानी क्षेत्र। और छठा जो है बेटा वो है आपके द्वीप समूह, जो आइलैंड्स है इंडिया के, ग्रुप्स है वो। एक तो 6 हो गए आपके, इसको आपने लिस्ट आउट कर दिया। अब मैं थोड़ा सा इसका कच्चा मानचित्र बना करके आपको बताता हूं। मैं बार बार कह रहा हूं, मेरा जो है ड्राइंग इतना अच्छा नहीं है, मुझे इस बात का थोड़ा रहता है हमेशा मलाल कि मेरा ड्राइंग अच्छा, कोई बात नहीं, इसके अंदर जो पिक्चर्स डिस्प्ले होंगे उसमें आपको समझ, मैं सिर्फ आपको कच्चा मानचित्र बता रहा हूं। देखिए, ये जो पहला भाग है, ये वाला, ये पहला भाग उत्तर का हिमालय। जब हम पढ़ेंगे इसको तो मैं आपको विस्तार से बताऊंगा, कोई इशू नहीं। फिर आप आ जाइए उत्तर के मैदानी भाग, दूसरा भाग जो है, तो ये सारा का सारा ये मैदान है, ये वाला ये मैदानी भाग है जहां पे खेती ज्यादा होती है, उपजाऊ है। फिर तीसरा आप आइए, ये राजस्थान, पश्चिम राजस्थान से लगता है, ये तीसरा मरुस्थल है, रेगिस्तानी क्षेत्र, रेगिस्तान। चौथा दक्कन का पठार, ये वाला प्रायद्वीपीय पठार, चौथा। पांचवा जो आपने कहा है पश्चिमी तटीय क्षेत्र, सॉरी, ये दोनों तरफ, यहां पर भी है, यहां पर भी, ये दोनों पांचवा। और जो छठा है इधर अंडमान निकोबार, ये द्वीप समूह, ये छठा। इस तरह से 6 भाग हो गए। पहला हिमालय पर्वतमाला, दूसरा उत्तर का मैदान, तीसरा पश्चिम का महामरुस्थल, चौथा दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार, ये वाला चौथा देखिए इस तरह से। पांचवा तटीय कोस्टल एरियाज, जो प्लेन एरिया यहाँ के तटीय क्षेत्र, ये वाले। छठा आइलैंड, ये द्वीप समूह, अंडमान निकोबार, ये अंडमान निकोबार, और ये लक्षद्वीप, आगे पढ़ाऊंगा मैं आपको। 6 भाग। बहुत अच्छा प्रश्न है। भारत का भौतिक विभाजन कितने भागों में किया गया है, आपको आंसर देना है। 6 भागों में, इसको लिस्ट आउट करना है। अब इसके बाद में हम इसका एक एक का ऑपरेशन करेंगे, एक एक की चीड़ फाड़ करेंगे, एक एक को समझेंगे। चलिए नोट कीजिए इसको, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। भारत के भौतिक विभाजनों को समझने के बाद में अब हम बारी बारी से उन पे चर्चा करते हैं। देखो बेटा, सबसे पहले है उत्तर में हिमालय पर्वतमाला। मैंने से जैसा बन सकता था मैंने चित्र बनाया, नहीं तो आप कहेंगे सर क्या सारे रेडीमेड पिक्चर यूज कर रहे हैं आप, कभी बना भी दिया करो। तो मैंने बना लिया ताकि आपको ऐसा लगेगा हाँ कुछ तो बनाना आता है सर को। ये जो है यहां से लगा करके ये वाला, ये हिमालय पर्वतमाला है। अब इसका 3 भागों में विभाजन किया गया है, आपको इसको समझना है। 3 भाग, और इन 3 भागों के बारे में छोटी छोटी जानकारी आपके सिलेबस में दी गई है। समझते हैं इसको। तो उत्तर में जो हिमालय पर्वतमाला है वो 3 भागों में विभाजित है, या 3 भागों में इसका विभाजन किया गया है। जब आप 9th क्लास में जाएंगे तो इस विभाजन को थोड़ा और स्पष्ट बताया गया है, लेकिन फिलहाल आपके जितना दिया गया है आपको उतना याद रखना है, काफी है। भारत के भौतिक विभाजन में जो पहला विभाजन बताया है वो हिमालय पर्वतमाला का बताया है, जिसके अंदर आपको 3 भाग नजर आएंगे। ये पहला, ये दूसरा, और ये तीसरा। अब तीनों के अलग अलग नाम हैं। सबसे पहला है जो सबसे ऊपर वाला है वो बड़ा हिमालय, जिसको आप कहते हैं वृहत हिमालय। ये देखिए वृहत हिमालय,
या हिमाद्री, ये सबसे उत्तर में स्थित है। हिमालय पर्वतमाला का सबसे ऊपरी भाग, उत्तरी भाग। तो ये जो पहला नाम है वो आता है हिमाद्री का। ये आपको पता रखना है, ये वाला हिमाद्री सबसे ऊपर वाला। और यहीं पर आपके जो है ना ये माउंट एवरेस्ट जो कि नेपाल में है 8,848 मीटर, ये यहीं स्थित है। ये आपको पता रखना है। माउंट एवरेस्ट, वृहत हिमालय या हिमाद्री में ही माउंट एवरेस्ट जिसकी जो ऊंचाई है, माउंट एवरेस्ट नेपाल में है और इसकी जो ऊंचाई है वो है 8,848 मीटर। अब हम दूसरे की बात करते हैं। थोड़ा सा नीचे आइए, वृहत हिमालय के दक्षिण में, जिसको आप मध्य हिमालय कहते हैं, इसको हम कहेंगे मध्य हिमालय या हिमाचल। हिमाचल से आपके दिमाग में हिमाचल प्रदेश आ रहा होगा, बिल्कुल सही है। हिमाचल उत्तराखंड के बहुत सारे जो स्टेशन है, उत्तराखंड का बहुत एरिया कवर होता है यहाँ पर। ये दूसरा है, ये दूसरा नंबर यहां पर आपको लिख सकते हैं, मध्य हिमालय या हिमाचल। बहुत सारे रमणीय स्थल यहाँ हैं, देहरादून है, मसूरी है ना, घूमने लायक पर्यटक स्थल मध्य हिमालय के अंदर आते हैं। तीसरा जो है वो मध्य हिमालय के दक्षिण में यहां पर, और इसको हम कहते हैं दक्षिण हिमालय या शिवालिक। ये हिमालय का दक्षिणतम भाग है, सबसे नीचे वाला। शिवालिक का नाम आते ही अरे ये तो मेरा हाउस का नाम है बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। शिवालिक जो है हिमालय का सबसे दक्षिणतम भाग है। जो तीसरा है वो है दक्षिण हिमालय या शिवालिक। ये दक्षिणतम भाग है हिमालय का सबसे नीचे वाला, जो आपको चित्र में नजर आ रहा है। इसके अलावा भी आपको एक चित्र प्रदर्शित हुआ है, उससे थ्रू भी आपको समझना है। तो यहां पर बेटा देखिए बहुत सरल दिया हुआ है, आपके सिलेबस इतना कठिन नहीं है। हिमालय का जो वर्गीकरण दिया है, उत्तर में हिमालय भौतिक विभाजन में पहला भाग, उसमें 3 भाग है, हिमाद्री, आपके हिमाचल और शिवालिक। वृहत हिमालय, यह है आपके मध्य हिमालय, और ये है आपका दक्षिण हिमालय या शिवालिक। तो तीनों नाम आपको याद रखने हैं। छोटा सा क्लासिफिकेशन दिया है, ज्यादा बड़ा नहीं। अब हम दूसरे भाग की ओर चलते हैं। दूसरा भाग अगर आपको उत्तरी मैदान देखिए यहां पर है। जैसे ही आप हिमालय पर्वतमाला से नीचे आएंगे, ये जो है ये मैदानी भाग यहां का, ये मैदानी भाग, ये दूसरा भाग है। इस मैदानी भाग को बनाने में 3 नदी तंत्रों का योगदान है। सिंधु नदी तंत्र, सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियां, गंगा नदी तंत्र, गंगा और उसकी सहायक नदी, गंगा और उसकी सहायक नदियां, और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। ये मैदानी भाग इन तीनों से मिलकर बना है। नदियां अपने साथ में मिट्टी लाती है, मिट्टी मैदानों में बिछ जाती है, और मैदान जो है वो फिर उपजाऊ होते हैं, खेती वहां पे ज्यादा होती है। चलिए दूसरे पर हम चर्चा करते हैं, लेकिन उसके पहले इसको नोट कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं हिमालय के दूसरे भौतिक विभाजन की, जिसका नाम है मैदानी प्रदेश। उत्तर के मैदान इसलिए कहलाते हैं क्योंकि देखिए उत्तरी भारत में स्थित है, हिमालय के दक्षिण में। तो आपको सबसे पहले लिखना है उत्तरी मैदानी प्रदेश कहां है, कि हिमालय के दक्षिण में स्थित है। हिमालय के दक्षिण में स्थित, हिमालय से यहां पे हिमालय पर्वतमाला है जो पूरी आपको रेंज नजर आ रही है, यहां से लगा करके वहां तक। अब इसके दक्षिण में उत्तर के मैदान है, जो मैंने आपको इस लाइन से बताए हैं, और 3 नदियों तंत्रों के बारे में बताया। ये 3 नदी तंत्र मिलकर के इस मैदान का निर्माण करते हैं। ये मैदान समतल और सपाट है, इसकी विशेषता है। ये मैदानी भाग जो है, ये मैदान बिल्कुल प्लेन है, समतल है तथा सपाट है। समतल का मतलब उबड़ खाबड़ नहीं है, और यहां पर खेती बहुत आसानी के साथ में हो सकती है। तो ये मैदान समतल और सपाट है।
ये मैदानी भाग जैसा मैंने पहले बताया आपको, सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी और उसकी सहायक नदियां। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये कि यह मैदानी भाग या यह मैदानी प्रदेश, हाँ यह मैदानी प्रदेश, तीनों नदी तंत्र की याद रखना आपको, सिंधु, गंगा तथा तीनों नदी तंत्र याद रखना है, ब्रह्मपुत्र, सिंधु, गंगा तथा ब्रह्मपुत्र और इनकी सहायक नदियों, इनकी सहायक नदियों द्वारा लाए गए जलोढ़ निक्षेप। जलोढ़ का मतलब उपजाऊ मिट्टी है, जलोढ़ मिट्टी है, निक्षेप का मतलब होता है भंडार। जलोढ़ निक्षेपों से बने हैं, इसलिए यह भाग मतलब मैदानी भाग, इसलिए यह भाग अधिक उपजाऊ है, इसलिए यह भाग अधिक उपजाऊ है। आगे चलते हैं, मैं यहां लिखता हूं, अधिक उपजाऊ होने से यहां खेती अधिक होती है, बहुत पैदावार होती है, जिसके कारण यहां जनसंख्या अधिक है, यहां अधिक लोग रहते हैं या जनसंख्या अधिक है, जिसके कारण यहां अधिक लोग रहते हैं या जनसंख्या अधिक है। प्रश्न आता है मैदानी भागों में लोग ज्यादा क्यों रहते हैं? तो देखिए मैदानी भाग सबसे पहले तो हिमालय के दक्षिण में स्थित है, और पहली विशेषता कि ये मैदान जो है वो समतल और सपाट है, बिल्कुल प्लेन है। दूसरा इंपॉर्टेंट, ये जो देखो सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र और उसकी सहायक नदियों द्वारा लाए गए जलोढ़ मिट्टी के जो बड़े बड़े निक्षेप हैं। नदियां क्या करती है, जब यहां से उतरती तो अपने साथ में मिट्टी लाती है और मिट्टी यहां पे बिछा देती है, वो मिट्टी उपजाऊ मिट्टी होती है। नदियां अपने साथ में उपजाऊ मिट्टी लाती है, जिससे यहाँ पे उपजाऊ मैदानों का निर्माण होता है। मैदान उपजाऊ होंगे तो खेती ज्यादा होगी, खेती ज्यादा होगी तो लोग ज्यादा रहेंगे, आबादी वहां पे सघन होगी। सीधा सीधा प्रश्न आता है, भारत के उत्तर के जो मैदानी भाग है वहां पर जनसंख्या ज्यादा क्यों रहती है? आपको ये वाला पैराग्राफ यहां से लगा करके यहां तक ये पूरा लिखना है। इसमें ये है आपके दूसरा पार्ट, उत्तर के मैदानी भाग। पहला था उत्तर का हिमालय, ये रहा हिमालय। दूसरा था उत्तर के मैदानी भाग, ये रहा मैदानी भाग। अब हम आगे बढ़ते हैं तीसरे पार्ट पर, जो मैंने लिखा था महामरुस्थल। लिखिए इसको, फिर हम इसी टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं।